गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले वाली जो आपकी क्लास हुई थी उसमें हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स में हमने पढ़ लिया था कि एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। ठीक है। और हमने कंजप्शन फंक्शन भी पढ़ लिया था कि कंजप्शन फंक्शन क्या होता है। तो आज जो हम उसके आगे का शुरू करने वाले हैं हेडिंग, वो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम उपभोग प्रवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। क्या है ये उपभोग प्रवृत्ति? इट इज द रेशियो बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। इट इंडिकेट्स टू कंज्यूम एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। क्या है उपभोग प्रवृत्ति? यह उपभोग और आय के बीच का अनुपात है। यह आय के विभिन्न स्तरों पर उपभोग करने का संकेत देता है। मतलब उपभोग प्रवृत्ति या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम क्या देखते हैं कि जो हमारी इनकम है उस इनकम और उपभोग के बीच का रेशो क्या है। मतलब जो इनकम अगर हमारी इंक्रीज हो रही है तो उसका रेशो क्या है, किस रेशो में इंक्रीज हो रही है, और इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ उसका कंजप्शन का रेशो क्या है। जब इन दोनों के बीच के अनुपात का अध्ययन करते हैं आय के विभिन्न विभिन्न स्तरों पे, तो यह आपका प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है या उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। अब जो आपका उपभोग प्रवृत्ति है इसे हमने दो कैटेगरी में बांटा है या दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एपीसी, इसे औसत उपभोग प्रवृत्ति भी कहते हैं। और दूसरा है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम एमपीसी या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि एपीसी क्या है। इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजप्शन एंड टोटल इनकम। क्या है? औसत उपभोग प्रवृत्ति कुल उपभोग व्यय और कुल आय के बीच का संबंध है कि हमारी इनकम कितनी है, टोटल इनकम कितनी है और उस इनकम का हम टोटल कंजप्शन कितना कर रहे हैं। तो उन दोनों के बीच का रेशो, वो रेशो हमारा क्या कहलाता है? एपीसी कहलाता है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को हम एक टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो इसमें इनकम आपका ये गिवन है और ये कंजप्शन है। ठीक। और हमने एपीसी कैसे निकाला? कंजप्शन डिवाइडेड बाय इनकम। जब हमने कंजप्शन को डिवाइड कर दिया, इनकम को कंजप्शन से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एपीसी यहाँ पर निकल के आ जाएगा। और ये रिलेशन है कि क्या रिलेशन है हमारा एपीसी और वन या इनकम और हमारे इनकम और कंजप्शन की रिलेशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि एक्चुअल में रिलेशन क्या है। या एपीसी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है उसका हम किस तरीके से वो इनकम से रिलेट है। ठीक है। अब हमने ये पहले भी पढ़ा था कि जब हमारी इनकम जीरो होती है तो जीरो इनकम पर भी हम कुछ न कुछ कंजप्शन जरूर करते हैं। ये आपका ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाता है। ये आपके नेसेसरी कंजप्शन है जो आप किसी भी तरीके से क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है। अब हमारी यहाँ से हमने इनकम अर्न करना शुरू किया, हमने 50 रुपीज अर्न किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 50 रुपीज हमने अर्न तो किया है लेकिन हमारा कंजप्शन कितना हो रहा है? 60 हो रहा है। तो यहाँ हम एपीसी देखेंगे कि एक्चुअल में एपीसी हमारी है क्या। तो हमने क्या किया, कंजप्शन से इनकम को या इनकम में से कंजप्शन डिवाइड कर दिया, तो हमारा 1.2 क्या आया? एपीसी आया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आया। अब यहाँ रिलेशन क्या है? एपीसी ग्रेटर देन 1। मतलब कि जो हमारी आय है, आय से ज्यादा हमने व्यय कर दिया है। हमने 50 रुपीज अर्न किया और इस 50 रुपीज की अर्निंग के आधार पे हमने 60 रुपीज का क्या कर दिया? कंजप्शन कर दिया। मतलब आय तो हमारी उतनी हमने अर्निंग नहीं की जितने हमने कंजप्शन में या उपभोग में हमने व्यय कर दिया। तो क्या बता रहा है कि जब आपका कंजप्शन ग्रेटर देन वाई होता है तो ये डिस सेविंग कहलाती है। मतलब कि हमने अपनी उपभोग को पूरा करने के लिए जो हमने बचत करके रखी थी, जो सेविंग करके रखी थी, वो पैसा भी हमने कहाँ यूज कर लिया? कंजप्शन में यूज कर लिया है। ठीक है। अब आगे देखते हैं कि हमारी इनकम हमने क्या की, हमने बढ़ा दिया, इनकम हमें और अर्न कर ली है, इनकम हमारी बढ़ गई। तो इनकम बढ़ने के साथ साथ हमने कंजप्शन को भी बढ़ा दिया है और जितनी हमने इनकम अर्न की उतना ही हमने कंजप्शन भी कर लिया। तो यहाँ हमारा एपीसी कितना आया? 0 आया। 0 क्यों आया? कि हमने 100 रुपए कमाया और उस 100 रुपए को हमने क्या किया? खर्च भी कर दिया। तो ये हमारा एपीसी क्या है? 0। दोनों इक्वल हो गए। तो हमारी सेविंग क्या है? 0 है, कोई सेविंग नहीं हुई। जितना हमने कमाया वो सारा का सारा हमने यहाँ पर खर्च कर दिया।
अब यहाँ इनकम और बढ़ी, 100 से बढ़कर 150 हुई। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इनकम तो हमारी बढ़ी है, लेकिन यहाँ कंजप्शन का जो लेवल है वो इनकम से लेवल से कम है। मतलब यहाँ हमारी इनकम 150 है और कंजप्शन हमारा 140 है। तो यहाँ एपीसी कितना आएगा, 0.93। तो यहाँ क्या है, हमारी इनकम जो है कंजप्शन से ज्यादा हो रही है। तो ये जो कंडीशन होती है सेविंग की कंडीशन कहलाती है। मतलब एक लेवल के बाद हम क्या करते हैं, आय में से कुछ भाग को बचा लेते हैं, कुछ भाग को सेव कर लेते हैं। हम पूरा का पूरा इनकम क्या करते हैं, कंजप्शन नहीं करते हैं या उपभोग में नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से हमारा एपीसी कितना आया, एपीसी ग्रेटर देन 1, है ना। यहाँ पर क्या है, एपीसी जो है वो 1 से कम है। यहाँ आप देख रहे हो ना, मतलब हमारी आय क्या है यहाँ पर ज्यादा है और कंजप्शन हमने कम किया। तो वो जो आय में से कुछ पार्ट हमने क्या किया, बचा लिया और वो हमने सेव कर लिया। तो इस तरीके से आपका एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन का हमने रिलेशन देखा कि इनकम बढ़ने के साथ साथ हमने उसका कितना रेशो कंजप्शन में खर्च किया और उसमें कितना हमने आगे वो जो हम सेविंग कर रहे हैं या जब हमारे इनकम हमारे कंजप्शन से ज्यादा हो जाती है तो वो पार्ट हम क्या कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। एपीसी फॉल्स या फॉल विथ इंक्रीज इन इनकम, मतलब एपीसी जो है आय के बढ़ने के साथ साथ गिरना शुरू हो जाती है। आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आय बढ़ रही है वैसे वैसे जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन है या उपभोग प्रवृत्ति है वो क्या हो रही है, गिर रही है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इनकम जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ने लगती है हम कंजप्शन करते तो हैं लेकिन कंजप्शन का जो रेशो है वो कम होने लगता है कि हम उसमें से कुछ पार्ट को सेव करना शुरू कर देते हैं। मतलब एक लेवल के बाद हम इनकम को सेव करना शुरू कर देते हैं। आगे है एपीसी कैन नेवर बी जीरो बिकॉज एट जीरो लेवल इन इनकम देयर इज ऑटोनोमस कंजप्शन। हम क्या बता रहे हैं, एपीसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो इनकम पर भी हम कंजप्शन को करते हैं या हम कुछ ना कुछ उपभोग करते हैं, इसलिए कभी भी एपीसी जो है जीरो नहीं हो सकता है। ये हमारा नेसेसरी कंजप्शन है, ऑटोनोमस कंजप्शन है जो हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, इज द रेशो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम। क्या है ये वो रेशो है जो आय में परिवर्तन के साथ साथ उपभोग में परिवर्तन के अनुपात को बताता है कि अगर इनकम में चेंज आ रहा है, इनकम बढ़ने के साथ साथ उस बढ़ने का जो रेशो चेंज हो रहा है तो उस रेशो में चेंज आने के कारण हमारे उपभोग में क्या चेंज आ रहा है, तो वो उन दोनों के परिवर्तन को, किसका परिवर्तन, इनकम और कंजप्शन के परिवर्तन को जब हम निकालते हैं या ज्ञात करते हैं तो वो हमारा एमपीसी कहलाता है। अब यहाँ आप देखो कि इनकम में हम चेंजेस कैसे देख रहे हैं, ये क्या है आपका डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम, कि इनकम में कंजप्शन में कितना चेंज हो रहा है इनकम में चेंज होने के साथ साथ। तो यहाँ देखते हैं कि हमारी इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनकम हमारी 50, 0 से 50 हुई तो यहाँ हमारा जो डेल्टा वाई कितना आएगा, हमारा 50 आ गया, है ना। पहले तुम्हारी अर्निंग कुछ भी नहीं थी, हमने 50 रुपये अर्न करना शुरू किया तो इन दोनों में चेंजेस कितना आया, परिवर्तन कितना है, 50 का चेंज आया। अब हमारी अर्निंग और बढ़ गई, 50 से हमने 100 किया, 100 रुपीज अर्न करना शुरू किया तो इसमें कितना परिवर्तन आया, 50 का चेंज आया। तो आय जैसे जैसे बढ़ रही है उसमें कितना परिवर्तन आ रहा है वो हमने डेल्टा वाई के थ्रू निकाल लिया। ठीक है, अब कंजप्शन देखते हैं कि जब आय बढ़ेगी तो आय के बढ़ने के साथ साथ हम कंजप्शन भी बढ़ा लेंगे, लेकिन कंजप्शन बढ़ाने का क्या लेवल है या कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है, वो चेंज हम क्या करते हैं डेल्टा सी के रूप में हम यहाँ पर निकालते हैं। जैसे 20 से अगर हम 60 पे जाएंगे, हमारी इनकम 50 हुई तो हमने कंजप्शन क्या किया, बढ़ा दिया। हम 20 से कहाँ आ गए, 60 पे आ गए। हमने अपनी और जरूरतों को पूरा किया, और जरूरतों को पूरा करने के लिए खर्च किया। तो इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 और 60 में 40 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो जो हमारा कंजप्शन इंक्रीज हुआ है वो कितना है, 40 रुपीज, 40 का चेंज आ गया कि हमने 40 रुपये अपना कंजप्शन में क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। अब हमारी इनकम और बढ़ी तो उस इनकम को हमने कंजप्शन में यूज किया। तो अब 60 से हम 100 रुपीज जब कंजप्शन करें तो इन दोनों में कितना चेंजेस आ रहा है, 40 का चेंजेस आ रहा है। उसी तरीके से जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हमारे कंजप्शन में भी क्या होता है,
बढ़ोतरी होती है उस कंजप्शन के चेंज को हम डेल्टा सी के थ्रू यहाँ पर निकालते हैं। अब इन दोनों के द्वारा हम ये देखेंगे कि एमपीसी कैसे निकला। एमपीसी क्या है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, मतलब कि कंजप्शन में या इनकम में कितना चेंज हुआ और कंजप्शन में कितना चेंज हुआ। तो यहाँ देख रहे हो आप, जब 40 डिवाइडेड बाय 50 करोगे तो आपका 0.8 आया है। मतलब कि जो आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन है या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, वो क्या है कि आपने अपनी आय का, जो आपने आय अर्न की है उसमें से आपने 80% भाग क्या किया है? कंज्यूम कर लिया है। ये मार्जिनल है कि आपकी जो आय बढ़ेगी उस बढ़ी हुई आप में से आप 80% भाग क्या कर रहे हो? उसको कंज्यूम कर ले रहे हो। मतलब अगर 100 रुपए आपकी अर्निंग है तो 100 रुपए में से आप 80 रुपए क्या कर रहे हो? कंजप्शन के लिए यूज कर रहे हो। तो यही क्या कहलाता है? आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन कहलाता है। अब इसका कुछ एक पॉइंट हम देख लेते हैं। एमपीसी का मान 0 से 1 के बीच रहता है ना? क्या है? अ, आपका एमपीसी का जो मान है वो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0 है ना? मतलब 1 से कम और 0 से ज्यादा के बीच में रहता है। कभी भी ये क्या हो सकता है? 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। जो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन है या सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है, कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। है? क्यों नहीं होगी? अरे भाई, हमारे पास जब 100 रुपए हैं या 200 रुपए हैं तो हम उसी 200 रुपए में से कंजप्शन करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास इनकम, हमारे पास 100 रुपीज, हम 300 रुपीज का कंजप्शन कर रहे, नहीं ना। तो इसीलिए जितनी इनकम होती है उसी इनकम में से हम क्या निकालते हैं? इसका सीमांत उपभोग निकालते हैं कि हम उस इनकम में से कितना पार्ट क्या करेंगे? कंज्यूम करेंगे। ठीक है? तो ये आपका होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। 1 से कम और 0 के बीच में ही रहता है। 0 से भी कम नहीं होता है और 1 से ज्यादा नहीं होता है। मतलब 0 से 1 के बीच में क्या होता है? आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रहता है। आगे है आपका सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन, बचत फलन। सेविंग फंक्शन, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हमारी आय होती है उस आय को हम क्या करते हैं? या तो कंजप्शन पर्पज से यूज करते हैं या हम सेविंग पर्पज से यूज करते हैं। ठीक है? तो जो आय और बचत के बीच जो रिलेशन होता है वो रिलेशन क्या कहलाता है? यहाँ पर बचत फलन के नाम से जाना जाता है। अब कैसे रिलेट करता है इसको हम टेबल में देख लेते हैं। इनकम 0, कंजप्शन हमारी 20 हुई है, ये ऑटोनोमस कंजप्शन है। अब इस लेवल पे हम देखेंगे कि जो हमारा सेविंग है वो कितना हो रहा है। सेविंग हम कैसे निकालेंगे? जो हमारी इनकम है, इनकम में से जब कंजप्शन को माइनस कर देंगे तो हमारी सेविंग आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा सेविंग कितना आ रहा है? -20, मतलब डिस सेविंग है। यहाँ पर कोई सेविंग हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी अर्निंग ही नहीं है। तो जब अर्निंग नहीं होगी तो हम सेविंग कहाँ से करेंगे? और ये क्या है? ये तो ऑटोनोमस कंजप्शन है कि हमारी नेसेसरी कंजप्शन है। हम क्या कर रहे हैं? सरवाइव करने के लिए कंजप्शन कर रहे हैं। ठीक है? अब यहाँ पर हमारी इनकम क्या हुई है? बढ़ रही है। हमने यहाँ पर अर्निंग शुरू की, हमने 50 रुपीज अर्न किया। तो यहाँ पर देख रहे हैं 50 रुपीज अर्न करने के साथ साथ जो हमारा कंजप्शन है वो कितना है? 60 है। तो यहाँ पर -10, -10 क्या है? ये हमारा -10 हमारा यहाँ पर सेविंग है। ये हमारा सेविंग क्या जा रहा है? माइनस में जा रहा है। यहाँ पर कंजप्शन ज्यादा है और सेविंग हमारा कम है। आगे हम देखेंगे कि हमारी इनकम और इंक्रीज हुई। इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ कंजप्शन भी इंक्रीज हुआ। मतलब यहाँ हमने 100 रुपये अर्न किया तो 100 रुपये हमने क्या कर दिया? यहाँ पर कंज्यूम भी कर लिया। तो यहाँ हमारे पास सेविंग कितनी है? सेविंग हमारी 0 है। ठीक है? आगे हमारा हमने इनकम हमारी 150, कंजप्शन 140। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ आय जो है उसमें से कुछ भाग को सेव कर लिया गया है। मतलब पूरा पूरा भाग हमने यहाँ पर कंज्यूम नहीं किया है। तो 10 रुपए क्या हो गई? हमारी सेविंग हो गई है। तो इस तरीके से एक लेवल के बाद क्या हो जाता है कि कंज्यूमर क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं? सेविंग करना शुरू कर देते हैं या अपने कंजप्शन में से कुछ पार्ट को बचा लेते हैं सेविंग पर्पज से। ठीक है? अब यहाँ देख लेते हैं इस डायग्राम में। इस डायग्राम में आपको क्या देखने को मिल रहा है? ओ एक्सेस पे आपकी इनकम है और ओ वाई पर आपका सेविंग दिया गया है। अब ये जो देख रहे हो आप, 0 से जो नीचे -20 से हमारा ये सेविंग शुरू हो रहा है। ठीक है? अब ये जो एस से ओ तक का है ये क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन है। ये यहाँ पर हमारी क्या है? डिस सेविंग हो रही है। हमारी बचत बिल्कुल नहीं है, माइनस में जा रही है। अब जब ये वाला जो पोर्शन है ये आपका, ये जो जहाँ
क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब यहाँ पर हमारी इनकम और कंजप्शन दोनों बराबर है। आप यहाँ आप देख रहे हैं कि आपकी जो ये इनकम लाइन है और ये सेविंग लाइन है, बी बिंदु पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। इस पॉइंट के बाद आप क्या देख रहे हो कि इसके बाद आपका जो सेविंग है वो इनकम से ऊपर चली जाती है, लाइन चेंज हो रही है। इससे पहले आप देख रहे हो नीचे वाली लाइन में, यहाँ पर क्या है, आपकी सेविंग इनकम से नीचे है। मतलब कि आपकी इनकम तो है लेकिन सेविंग क्या है, बिल्कुल नहीं है। इनकम आपकी इनकम लाइन ऊपर है, सेविंग लाइन आपकी इसके नीचे आ रही है। तो यहाँ पर आपकी सेविंग नहीं हो रही है, यहाँ आपका क्या हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है। ठीक है। और इस पॉइंट के बाद जो ब्रेक इवन पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद आप देख रहे हो कि आपकी सेविंग शुरू हो जाती है। इनकम के साथ साथ आप इनकम का कुछ पार्ट क्या करते हैं, सेव करना भी शुरू कर देते थे। यहाँ पर आपकी लाइन शुरू हो जाती है और यहाँ से आपका सेविंग शुरू हो जाता है। आप आय में से कुछ पार्ट को क्या कर लेते हो, सेव करना शुरू करते हो। अब आपका आगे है प्रोपेंसिटी टू सेव। अब प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, इसको बोलते हैं बचत प्रवृत्ति। बचत करने की क्या प्रवृत्ति है, हम क्या प्रवृत्ति यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हम बचत कर रहे हैं। एक बार इसकी मीनिंग देख लेते हैं। प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द proportion of income which is kept as saving. It is expressed as the ratio between S and Y. बचत प्रवृत्ति बचत और आय का अनुपात है। आय के विभिन्न स्तरों पर बचत की इच्छा को प्रकट करता है कि जो इनकम का जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल है, उस लेवल पर सेविंग की क्या कंडीशन है, सेविंग की क्या, हम किस अनुपात में सेव कर रहे हैं, या रेशो क्या है सेव करने का आय के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर। अब जो टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव है या बचत प्रवृत्ति के जो प्रकार है, उसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक आपका एपीएस और अगला आपका एमपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देख लेते हैं हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है। इज द रेशो बिटवीन टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम। क्या है, रेशो है, किसका रेशो है, जो हमारी टोटल इनकम है उसका, और हम टोटल सेविंग के रेशो की बात कर रहे हैं कि दोनों का क्या रेशो है, इनकम हमारी कितनी बढ़ रही है, और उस इनकम के बढ़ने के साथ साथ हमारी सेविंग का रेशो क्या है। तो इन दोनों के जब बात की जाती है, रेशो की बात की जाती है, तो वही आपका एपीएस कहलाता है कि औसत बचत प्रवृत्ति क्या हम कितना सेव कर रहे हैं, हमारी इनकम में से हम कितना पार्ट सेव करके रख रहे हैं, एवरेज सेविंग हमारी क्या है। तो वो एवरेज सेविंग हमारी क्या कहलाती है, औसत बचत प्रवृत्ति के नाम से जानी जाती है। अब इस टेबल में हम देख लेते हैं कि क्या है, ये हमारी इनकम गिवन है, कंजप्शन गिवन है। हमें ये पता है कि हम इनकम में से जब कंजप्शन को माइनस कर देते हैं, है ना, तो हमारी सेविंग आ जाती है। तो ये जीरो है, जीरो इनकम पे भी हम कंजप्शन कर रहे हैं लेकिन हमारी सेविंग क्या है, -20 है। अब कैसे 20 है कि जब हमारी इनकम होगी ही नहीं तो हम क्या करेंगे, सेविंग कहाँ से करेंगे, तो ये आपकी माइनस हो जाती है। ठीक है। अब हमारी इनकम बढ़ी, थोड़ा हमने अर्निंग शुरू कर दी, तो अर्निंग बढ़ने के साथ साथ जब हम देखेंगे कि यहाँ कंजप्शन क्या है, अर्निंग से ज्यादा है, कि हमने 50 रुपए तो कमाया लेकिन 50 में से हमने क्या किया, 60 रुपए खर्च कर दिया। तो यहाँ हमारी क्या है, सेविंग -10 है। ये यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, यहाँ हमारा एपीसी क्या है, नेगेटिव जा रहा है, कि यहाँ पर कुछ भी सेव नहीं कर रहे हैं बल्कि ये माइनस में जा रहा है। अब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पर हमने क्या किया, 100 रुपीज अर्न किया और हमने कंजप्शन भी कर दिया, 100 रुपीज कर दिया, तो हमारी सेविंग कितनी हुई, जीरो हमारी यहाँ पर सेविंग हुई है। तो एपीएस कितना है, जीरो। हमारा जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो जीरो है, यहाँ हम सेविंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि जितना हमने अर्न किया वो उतना का उतना हमने कंज्यूम कर लिया है। तो हमारी सेविंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा एवरेज सेव है या औसत जो बचत है वो बचत क्या है, जीरो है, हमने कोई भी बचत नहीं की है। इनकम हमारी और इंक्रीज हुई, तो इनकम इंक्रीज होने के साथ साथ हमने कुछ पार्ट उसका सेव करके रखा। यहाँ पर हमने जब इनकम में से कंजप्शन माइनस किया तो यहाँ पर हमारा 10 रुपीज क्या हुई, सेविंग हुई है। देख रहे हो आप, एपीएस में से हमने क्या किया, इसको जब निकाला 10 डिवाइडेड बाय 150 तो हमारा 0.067 हमारा क्या आया, ये हमारा सेविंग आया, कि हमने अपना जो इनकम है, इनकम में से
हमने 0.07% क्या किया है, सेव कर लिया है। ये हमारा सेविंग पॉइंट है। तो इस लेवल पे जाके हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर एपीएस हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो ना कि हमारा जो एपीएस ग्रेटर देन 1 हो रहा है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव होना शुरू हो जाता है, यहाँ पर आपकी सेविंग शुरू हो जाती है। ठीक है, एपीएस इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, एपीएस लेस देन 1 बिकॉज सेविंग कैन नॉट बी ग्रेटर देन इनकम। क्यों, एपीएस हमारी जो है 1 से कम क्यों होती है, क्योंकि जो हमारी इनकम होती है उससे कभी भी सेविंग ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, सेविंग हमेशा इनकम से कम होती है, इस कारण हमारा जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है वो 1 से कम होता है। हमारी आय से कभी भी बचत ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं ज्यादा हो सकती है, क्योंकि हम आय में से कुछ पार्ट को कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए हमारी बचत जो है वो आय से ज्यादा नहीं होती है। ये है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एमपीएस is the ratio between change in saving and change in the income। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बचत में होने वाले परिवर्तन तथा आय में होने वाले परिवर्तन के बीच का अनुपात है। जैसे हमने कंजप्शन के बारे में पढ़ा था कि कंजप्शन में हम देख रहे हैं कि इनकम में कितना चेंज हो रहा है और इनकम में चेंज होने के साथ साथ हमारे कंजप्शन लेवल में कितना चेंज हो रहा है, तो उन दोनों के रेशियो की बात की तो वो हमारा क्या हो गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि हमारा इनकम में चेंज होने से सेविंग में कितना चेंज हो रहा है। तो जब इनकम और सेविंग की बात की जाती है, चेंज होने के रेशियो की बात की जाती है, तो ये आपका एमपीएस कहलाता है। हम बचत की बात कर रहे हैं कि हमारी सीमांत बचत प्रवृत्ति कितनी है, हम कितना बचत कर रहे हैं। ठीक है, कितने इनकम में से हम कितना परसेंट भाग को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो आप देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। अब हमने यहाँ डेल्टा वाई कैसे निकाला। डेल्टा वाई निकालने के लिए हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा कि जो हमारी पुरानी अर्निंग है उसमें से या नई अर्निंग में से हमने पुरानी अर्निंग को माइनस किया, तो इससे हमारा क्या निकल आया, डेल्टा वाई निकल आया। अब यहाँ क्या निकालेंगे, सेविंग निकालेंगे कि सेविंग में हमारा कितना डिफरेंस आ रहा है। हमारी पुरानी सेविंग अगर हुई है माइनस में जा रही है, तो उसके बाद वाली जो सेविंग है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। तो सेविंग और इनकम के डिफरेंस के को जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ आप देख रहे होगे, अब ये -20 में से जब -10 किया तो हमारा दोनों में डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है। इन दोनों में भी 10 का डिफरेंस है, यहाँ भी 10 का डिफरेंस है। डिवाइड कर लेते हैं तो कितना है, 0.2। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी सीमांत बचत प्रवृत्ति है, हम अपनी आय में से 20% भाग या 20% जो भाग है वो हम सेव कर रहे हैं और 80% भाग हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारी सीमांत बचत प्रवृत्ति है वो कितना है कि 20% भाग हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। इसके बाद आप ये अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन है जिसमें हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के थ्रू हम ये निकालते हैं, हम कंजप्शन और सेविंग को ज्ञात करते हैं। तो यह आपका है कंजप्शन का फॉर्मूला, कंजप्शन फंक्शन का, जिसमें C इज इक्वल टू C बार प्लस B और यह आपका Y। तो ये क्या हो जाता है आपका, ये है आपका कंजप्शन। C इज इक्वल टू क्या हुआ, कंजप्शन हुआ, ये C बार है। तो C बार क्या हो गया, ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन जो जीरो इनकम पर भी हम जो कुछ ना कुछ कंजप्शन कर रहे हैं वो हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन कहलाता है। अब B यहाँ क्या बता रहा है, ये जो B यहाँ पर है, ये B क्या है, एमपीसी बताता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजप्शन को बता रहा है। ये क्या होता है, ये 0 से क्या होता है, ग्रेटर देन एमपीसी होता है, और ये एमपीसी क्या होता है, लेस देन 1 होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये वाई क्या है, लेवल ऑफ इनकम है, ये इनकम के लेवल को बता रहा है। तो इसमें क्या है, जब आपको कोई भी सवाल करने को आएगा, सम करने को आएगा, तो आप इसके थ्रू क्या कर सकते हो, आसानी से फॉर्मूले को पुट करके उसमें से आप निकाल सकते हो। अगर आपसे कंजप्शन पूछा जा रहा है और आपको ऑटोनोमस कंजप्शन एमपीसी वाई गिवन है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। या अगर आपसे इनकम पूछी जा रही है, मतलब कोई ना कोई एक पार्ट आपका मिसिंग होगा, बाकी सारी चीज दी होंगी, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। इसी तरीके से आपका एक है सेविंग फंक्शन की सेविंग को हम किस तरीके से निकालते हैं। ये आपका क्या है, ऑटोनोमस सेविंग है ना, जो हमने
जो डिस सेविंग कहलाता है, कि जो हमारी सेविंग नील होती, प्लस 1 माइनस बी। अब ये क्या है आपका, बी हमने बताया एमपीसी। अब 1 माइनस बी क्या है, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, मतलब इसमें आपका एमपीसी बराबर होता है किसके, एमपीएस के बराबर होता है। अब वाई क्या है, यहाँ आपकी इनकम है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सेविंग फंक्शन को भी निकाल सकते हैं। तो आप इन दोनों फॉर्मूले के द्वारा आप जो भी आपके बुक्स में सम दिए हैं उस सम की आप प्रैक्टिस करना, जिससे कि आपका जो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उससे आप आसानी से कर सको। तो ये था आपका एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स चैप्टर, या जो आपका समग्र मांग और इसके घटक का जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो अगला आपका लेक्चर होगा उसमें हम इसके आगे का चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।